3 पर आ गए हैं। हम बात करेंगे आज लॉ ऑफ डिमांड की। हम देख सकते हैं dx इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी एंड ई। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि डिमांड फंक्शन है। किस चीज़ का फंक्शन है? प्राइस ऑफ एक्स, यानी एक्स कोई कमोडिटी हमने ली है उसका खुद का प्राइस, पी आर यानी रिलेटेड गुड का प्राइस, वाई कंज्यूमर की इनकम, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ई एक्सपेक्टेशंस कि फ्यूचर में प्राइस किसी चीज़ का प्राइस होगा या फॉल होगा। फंक्शन का क्या मतलब होता है कि आउटपुट इनपुट्स पर डिपेंड करता है। आउटपुट यहाँ है डिमांड और इनपुट्स हैं ये डिफरेंट चीज़ें जिन पर हमारी डिमांड डिपेंड करती है। तो अब ये जो डिमांड फंक्शन है, इस फंक्शन में लॉ ऑफ डिमांड के लिए प्राइस ऑफ एक्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं जो लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस फ्रेम करती हैं। तो अजम्पशंस क्या क्या हैं हमारे सामने? पहली चीज़ है नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी रिलेटेड गुड्स का प्राइस सेम रहेगा। नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी इनकम है जो कंज्यूमर की वो भी सेम रहेगी। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में भी किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा। नो चेंज इन एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, यानी एक्सपेक्टेड प्राइस है जो कमोडिटी का फ्यूचर में वो भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। केवल किस चीज़ में चेंज हो रहा है? प्राइस में। कैसे प्राइस में? उसी वस्तु के प्राइस में। एक्स हम कोई कमोडिटी लेके चले थे तो एक्स के प्राइस में चेंज हो रहा है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड क्या बताएगा कि एक्स के प्राइस में चेंज होने के कारण किस तरीके से हमारी डिमांड पर इम्पैक्ट आता है, वो लॉ ऑफ डिमांड है। बाकी सारी चीज़ें हम कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं। तो किसी भी वस्तु का जब प्राइस बदलता है उसके डिमांड पर और प्राइस क्या फ़र्क पड़ता है? डिमांड और प्राइस में उसी वस्तु के इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। बाकी सारी चीज़ें यदि कांस्टेंट रहती हैं, इसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि पहले कॉलम में हमने प्राइस ऑफ एक्स लिया है रुपीस में, दूसरा कॉलम में हमने क्वांटिटी ली है। सपोज किसी वस्तु का प्राइस 10 रुपये था, एक्स हम जो वस्तु लेकर चल रहे हैं, 10 रुपये पर हम कितने पर यूनिट, और 10 रुपये पर हम कितनी यूनिट्स डिमांड करते हैं? 100 यूनिट्स। यदि उसका प्राइस घटकर 10 से 9 रुपये हो जाता है तो हमारी डिमांड बढ़कर 100 से 150 यूनिट्स की हो जाती है। 10 को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9 को P1 से, 100 को L से और 150 को L1 से। तो पहले किसी वस्तु का प्राइस P है, P से वो कितनी डिमांड करता है वस्तुओं की? L की। यदि उसका प्राइस कम हो जाता है, P से घटकर P1 हो जाता है या 10 से 9 हो जाता है, तो जो हमारी डिमांड है वो बढ़ जाती है और हम L1 पर चले जाते हैं। हमारी डिमांड L से बढ़कर L1 हो जाती है। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आ जाता है, जो क्या दिखा रहा है? प्राइस और क्वांटिटी के इन्वर्स रिलेशन को, कि यदि प्राइस कम होगा तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी और यदि प्राइस ज़्यादा होगा तो हमारी डिमांड कम हो जाती है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड है जो उसी वस्तु के प्राइस में चेंज होने के कारण किस तरीके से उस वस्तु की क्वांटिटी चेंज होती है ये दिखाता है, और अन्य सभी जो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं उनको हम कांस्टेंट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि हम डिमांड कर्व को हमने कहा कि वो डाउनवर्ड स्लोप होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? डाउनवर्ड स्लोप होने का क्या मतलब है कि जो एक्स एक्सिस पर चीज़ है और वाई एक्सिस पर चीज़ है उनमें इन्वर्स रिलेशन है। एक्स एक्सिस पर क्या है? क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पर क्या है? प्राइस। तो क्वांटिटी और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो जाती है और प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ये इन्वर्स रिलेशन क्यों है, ये डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, उसके लिए पहली चीज़ जो रिस्पॉन्सिबल है, पहला फैक्टर जो हम अकाउंट कर सकते हैं, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन, और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है कि एक एडिशनल यूनिट को जब आप कंज्यूम करते हैं तो हमारी यूटिलिटी में यानी हमारे सेटिस्फेक्शन में कितना चेंज आता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जब आप एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे तो जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा कंजम्पशन कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी
कम होती चली जाती है। यहाँ पर हमने आइसक्रीम का एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट कॉलम में हमने यूनिट ऑफ आइसक्रीम दिखाई है, सेकंड में मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड में प्राइस ऑफ कमोडिटी। यूनिट ऑफ आइसक्रीम हम कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, 1 2 3 4। और मार्जिनल यूटिलिटी हमने जिसको मेजर करके लिखा है यहाँ रुपीस की टर्म्स में। वैसे हम यूटिलिटी को यूनिट्स में मेजर करते हैं तो वो कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच है, और उस अप्रोच में हम जो यूनिट्स लेते हैं यूटिलिटी को मेजर करने के लिए वो यूटिल्स कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम रुपीस के टर्म्स में यूटिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। जब हमने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम की तो हमें यूटिलिटी मिली, मान लीजिए 8 रुपीस के इक्वल। और यदि हम सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हैं यानी दूसरी आइसक्रीम खाते हैं तो हमें कम यूटिलिटी मिलेगी पहले से। मान लीजिए हमें 6 रुपीस के इक्वल यूटिलिटी मिली। 3 यूनिट्स यानी तीसरी आइसक्रीम खाई तो 4 रुपीस के इक्वल यूटिलिटी मिली। और चौथी यूनिट यदि हमने कंज्यूम करी, चौथी आइसक्रीम यदि हमने खाई तो हमारी यूटिलिटी घटकर 2 रुपये के बराबर रह जाती है। और जबकि प्राइस ऑफ कमोडिटी कितना है, 4 रुपये। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि पहली आइसक्रीम के लिए 8 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है हमें, मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन हमारा प्राइस 4 रुपए है, यानी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है। दूसरी आइसक्रीम में भी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है। तो ऐसे में जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है और प्राइस कम है तो कंज्यूमर लगातार कंज्यूम करता चला जाएगा। तीसरी यूनिट में 4 रुपए के बराबर हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है तीसरे आइसक्रीम को खाने से, और हमारे प्राइस भी 4 रुपए है, यानी यहाँ पर जाकर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और हमारा जो प्राइस है वो इक्वल हो जाता है। तो कंज्यूमर लगातार कंज्यूम करता जा रहा था, यहाँ पर कंज्यूमर कंज्यूम करना स्टॉप कर देगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट यदि कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो अगली आइसक्रीम से उसको 2 रुपए बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, लेकिन उस आइसक्रीम का प्राइस 4 रुपए है, यानी हमें उसको खाने से जितनी संतुष्टि एक्स्ट्रा मिली वो कम है और उस यूनिट का प्राइस ज़्यादा है। ऐसे में कंज्यूमर उस यूनिट को खरीदना नहीं चाहता। तो कंज्यूमर कहाँ तक किसी यूनिट को कंज्यूम करेगा, जहाँ तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल नहीं हो जाते। तो हम कह सकते हैं प्राइस इज इक्वल टू यूटिलिटी होता है, यानी कंज्यूमर उतना प्राइस पे करना चाहता है जितनी उस वस्तु को कंज्यूम करने से उसको यूटिलिटी मिल रही है। तो कंज्यूमर पहली यूनिट के लिए ज़्यादा प्राइस पे करना चाहेगा, दूसरी यूनिट के लिए कम प्राइस पे करना चाहेगा, तीसरी के लिए और कम प्राइस पे करना चाहेगा, और चौथी के लिए और कम प्राइस पे करना चाहेगा। तो जैसे जैसे यूनिट्स कंज्यूम ज़्यादा होती जा रही हैं, 1 से 4 होती जा रही हैं, वैसे वैसे हम देख सकते हैं कि वस्तु से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। और मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है तो वस्तु के लिए जो प्राइस पे कंज्यूमर करेगा वो भी कम होता चला जाएगा। इनकम अफेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम अफेक्ट। इनकम अफेक्ट क्या बताता है कि जैसे ही किसी वस्तु का प्राइस कम होता है वैसे ही उस वस्तु का प्राइस कम होने के कारण वो वस्तु सस्ती हो जाती है और कंज्यूमर के पास एडिशनल पैसे बचते हैं, यानी कंज्यूमर ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम का मतलब है परचेजिंग पावर, यानी वो दिए हुए पैसों से कितनी चीज़ें खरीद सकता है। कोई भी चीज़ जब सस्ती होगी तो कुछ पैसे बचेंगे और कंज्यूमर ज़्यादा चीज़ें खरीद सकेगा, इसीलिए कंज्यूमर की डिमांड बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिलेटिव प्राइस में चेंजेस होने के कारण किस तरीके से डिमांड पर फर्क पड़ता है उसको डिफाइन करता है। मान लीजिए हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात की थी पिछले पार्ट में, वहाँ हम एग्जाम्पल लेके चले थे पेप्सी और कोक का। मान लीजिए पेप्सी के प्राइसेस कम हो गए, इसका मतलब क्या है कि पेप्सी सस्ती हो गई। पेप्सी सस्ती हो गई है तो जो कोक पीने वाले कंज्यूमर हैं वो भी क्या कर सकते हैं, पेप्सी कंज्यूम कर सकते हैं। तो पेप्सी के प्राइस कम होने के कारण, क्योंकि पेप्सी रिलेटिवली सस्ती है कोक के कंपैरिजन में, पेप्सी पीने वाले तो पेप्सी पिएंगे ही पिएंगे, कोक पीने वाले भी पेप्सी पीने लग जाते हैं, जिसके कारण पेप्सी की डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है, यानी प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है। डिफरेंट यूजेस, किसी वस्तु को अलग अलग चीज़ों के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम दूध का, दूध से हम चाय भी बना सकते हैं, कॉफ़ी भी बना सकते हैं, दूध को डायरेक्ट कंज्यूम भी कर सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, दही भी बना सकते हैं। तो जब भी मान लीजिए दूध का प्राइस कम होगा
तो उसके यूजेस बढ़ जाते हैं। यदि हम दूध महंगा था, पहले केवल हम चाय बनाने के लिए उसको यूज़ कर रहे थे, अब यदि दूध सस्ता हो जाता है, उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो अब हम सोच सकते हैं कि हम दूध से दही भी बना लें, और इसके अलावा हम सोच सकते हैं कि दूध को भी हम पी सकते हैं। तो जैसे ही दूध के प्राइसेस कम होंगे, उसके यूज़ बढ़ जाते हैं। इसी के कारण दूध की डिमांड भी बढ़ जाती है। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, यदि किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो उसके कंज्यूमर ग्रुप का साइज बढ़ जाता है। मान लीजिए हम बात करते हैं एप्पल। एप्पल पहले 120 रुपए किलो थी, तो कुछ लोग एप्पल खरीद रहे थे। अब एप्पल 120 की बजाय 100 रुपए किलो हो जाती है, सपोज कीजिए। तो 120 से 100 आने पर एप्पल का प्राइस ड्रॉप हो गया। 100 रुपए किलो पर हो सकता है जो लोग एप्पल नहीं खरीद रहे थे, अब कुछ ऐसे लोग और एप्पल खरीदने लग जाएँ। तो एप्पल के प्राइसेस कम होने पर एप्पल को जो कंज़्यूम करने वाले लोग थे, उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण एप्पल की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो क्लियर करते हैं कि हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? मतलब प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है, यानी एक चीज़ यदि कम होगी तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी, और एक चीज़ यदि बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ज़रूरी नहीं है हमेशा ही हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हम फेस करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि डाउनवर्ड स्लोप करने के बजाय डिमांड कर्व हमारा अपवर्ड स्लोप करने लगे, यानी कि पॉजिटिव स्लोप करने लगे। पॉजिटिव स्लोप या अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या बताता है कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी। ऐसा कब हो सकता है? इसके डिफरेंट रीजंस हैं। पहला जो रीजंस है कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन या वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स का नाम थॉस्टिन वेबलिन के नाम पर पड़ा था। इनकी फोटो यहाँ पर दिखाई गई है, जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। वेबलिन गुड्स या आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है? वे वस्तुएं जो अपने आप को लोग अलग दिखाने के लिए यूज करते हैं, यानी अपनी शान और शौकत को दिखाने के लिए यूज करते हैं जो अमीर लोग। जैसे कोई पेंटिंग हो सकती है जो किसी फेमस पेंटर ने कभी बनाई, और आप उस चीज़ को खरीद रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को लोगों से अलग दिखाना चाहते हैं, अपनी शान और शौकत को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। तो आप ऐसी गुड्स को खरीदते हैं जो कम से कम लोगों के पास मिलती हैं, जो आपको अलग दिखा सकती हैं सोसाइटी में, और ऐसी वस्तुओं के प्राइसेस कंपैरेटिवली हाई होते हैं। तो तो ऐसी वस्तुओं के प्राइसेस हाई होने के बावजूद भी उनकी डिमांड हाई रहेगी। दूसरा पॉइंट है इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता। कंज्यूमर एक्चुअली बहुत रैशनल नहीं होता है, और कंज्यूमर ये सोचता है कि जितनी वस्तु महंगी होगी, शायद उतनी ही उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो इग्नोरेंस के कारण भी कंज्यूमर महंगी वस्तुओं को खरीदना चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके कारण और प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होने के बजाय प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन पाया जा सकता है। फिर है गिफन गुड्स, जिनका नाम पड़ा सर रॉबर्ट गिफन के नाम पर, जो कि स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं, और जिनकी पिक्चर यहाँ आप देख सकते हैं। गिफन गुड्स कौन सी गुड्स हैं? वे घटिया वस्तुएं जिन पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, उनको हम गिफन गुड कहते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे बाजरा। बाजरा इंफीरियर गुड है, घटिया वस्तु मानी जाती है। और यदि बाजरा के प्राइस गिर जाते हैं, सपोज कीजिए, तो बाजरा के प्राइस गिरने के कारण बाजरा और सस्ता हो जाता है, हमारे पास कुछ एडिशनल इनकम बचती है, परचेजिंग पावर बचती है, कुछ पैसे बच जाते हैं। अब हम उन पैसों को बाजरा पे खर्च करने की बजाय हम उनसे गेहूं खरीदना चाहेंगे। तो बाजरा के प्राइस गिरे, लेकिन बाजरा की डिमांड भी गिर जाती है। यानी कि कैसा रिलेशन पाया गया? प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन पाया गया, जो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन फ्रेम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, कि हम ये मानते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस वेरी करेंगे फ्यूचर में। यदि हमें लगता है कि मान लीजिए किसी चीज़ का प्राइस फ्यूचर में राइज करने वाला है या बढ़ने वाला है, तो आज के दिन यदि वो वस्तु महंगी है, तो भी हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। आज के दिन वो ऑलरेडी महंगी है, लेकिन हमें पता है कि फ्यूचर में जाकर उस चीज़ का प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम महंगी होने के बावजूद, प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा करते हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन फ्रेम करता है।
Thank you so much with this.